नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है किताबों लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ हमारा ख़ास कार्यक्रम किताब वाला। और किताब वाला के इस अंक में हमारे साथ हैं हिंदी के लेखक प्रवीण कुमार और उनकी किताब अमर देसवा। अमर देसवा राधा कृष्ण पेपर बैग से छपी हुई है। 250 रुपये इसका मूल्य है और कवर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ दिखता है और लेखक कुछ देखें तो ऐसे दिखते हैं। प्रवीण जी, किताब वाला में स्वागत है। शुक्रिया। कैसे हैं, क्या हाल चाल? ठीक हूँ। दिल्ली में ठंड है और कोहरे में लिपटी हुई है दिल्ली। अच्छा, ये उसके सैटेलाइट इमेज भी आई तो कोरोना भी ऐसा उससे खतरे दिखाए जा रहे हैं ना? कोरोना तो एक महामारी है। महामारी तो कभी भी सभ्यता में दाखिल हो सकता है। सवाल ये है कि सरकारें कितनी तैयार हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, कोरोना से आता है कि ये जो आपका पूरा काम है, ये उपन्यास जो है, ये भी कोरोना के और लॉकडाउन के बैकड्रॉप में सेट है। और कई बार लॉकडाउन के आसपास, लॉकडाउन और कोविड के आसपास जो तमाम इक्वेशंस बनते हैं सोसाइटी में, बार बार इस उपन्यास में घूम फिर के आते हैं। चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे वो उन मज़दूरों का जिक्र हो जो मीलों मील किसी एक आशा में सफ़र किए जा रहे थे। मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन विटनेस रहा हूँ कि जब पहला लॉकडाउन लगा और पहले लॉकडाउन के बाद जब एक मास माइग्रेशन इंडिया ने देखा, आज़ादी के बाद का मेरे ख्याल से सबसे पहला मास माइग्रेशन था वो उस लेवल का। और उसको मैं और मेरे साथी अमितेश, हम लोग उसको रिपोर्ट करने गए फील्ड पे, तो काफ़ी त्रासदपूर्ण था। उसमें ऐसी चीज़ें थीं जो आपको एक व्यक्ति के तौर पे और आपको एक रिपोर्टर के तौर पे और एक नेता के तौर पर विचलित कर देती हैं। नहीं करती हैं तो करनी चाहिए। तो अब हालांकि मैं उस आत्मकथ्य से बाहर निकलूँ और आप पर आऊँ, तो आपने कोविड में जो उस पूरे उपन्यास को सेट किया है, क्या कारण है? मुझे पहली बार लगा कि स्टेट गायब है, राज सत्ता गायब है। एक नेशन जिन आशयों से बनता है, न्यायपालिका, विधायिका, तमाम आशय, वो सारे के सारे आशय गायब थे। कम से कम 20 अप्रैल से 5 मई आप देखेंगे दूसरी लहर में कोई नहीं था। और ऐसे में पलायन था, मौतें थीं, कालाबाजारी थी। और जिसे हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, उसने बता दिया कि अगर सरकारें हमें छूट दें या कुछ दिनों के लिए सरकार अनुपस्थित हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हम एक सिलेंडर की कीमत 50,000 कर सकते हैं। हम एक छोटे से कस्बे में एक रात के बेड की कीमत 1 लाख रुपए कर सकते हैं। हम नोच सकते हैं। और ये लगभग उसी तरह से नोचता था जैसे अकाल में अंग्रेजों ने बंगाल को नोचा था। तो ये सारी चीज़ें, सरकार की असफलता और पूंजी उगाही का नया खेल और प्राइवेट सेक्टर का नया खेल, अब इन सब चीज़ों ने, मतलब हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, हम लोग आपातकाल के बाद पैदा हुए लोग हैं। हमें नहीं मालूम, हमने देखा नहीं, हमने सुना है। लेकिन पहली बार राष्ट्र के सारे आशय आँख के सामने अनुपस्थित हो गए। और वो इतना हृदय विदारक था, कम से कम 20 अप्रैल से 5 मई का समय जी, जिसमें स्टेट एकदम गायब था। वो कंपा देने वाली स्थिति थी। तमाम पढ़ाई लिखाई, तमाम परिचय ज्यों के त्यों ठस हो गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि अगले पल मृत्यु होगी या जीवित रहेंगे। और हर किसी का एक अपना अनुभव था। मुझे लगता था कि इसको दर्ज करना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको दर्ज किया। और जिसे कहते हैं कि पहली बार इतनी बेचैनी किसी चीज़ को लिखने की हुई जो इससे पहले 8 वर्षों के लेखन में मेरे अंदर नहीं हुई। आप पढ़ाते भी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली कॉलेज में। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाता हूँ। किताब वाला में आप पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आप बहुत रिविजिट किया जा रहा है, बहुत साल बाद एक एपिसोड में फिर से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं 4 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ। तो मैं फिर से कुछ चीज़ें पूछ ले रहा हूँ। हिंदी पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर जिसे कहते हैं LLC, वो भी पढ़ाता हूँ। आपके स्टूडेंट्स वगैरह ने कुछ पढ़ा अमर देसवा? 3rd ईयर के बच्चे पढ़ लेते हैं, बाकी 1st ईयर 2nd ईयर को मैं मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मॉडर्न क्लासिक्स जो है। अच्छा, अपनी किताब पढ़ने से मना कर देते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि मॉडर्न क्लासिक्स पढ़ें, मतलब मुर्दहिया पढ़ें, मणिकर्णिका पढ़ें,
अछूत पढ़े हैं, जूठन पढ़े हैं, इसके अलावा काशीनाथ सिंह को पढ़े हैं, मनोहर श्याम जोशी को पढ़े हैं। हम लोग तो अभी मतलब लिखना शुरू किया है, ठीक है 10 साल से, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मॉडर्न क्लासिक पैदा किया है और उनको विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो कोई कोई बच्चे एमफिल पीएचडी वाले पढ़ लेते हैं, कुछ जगह रिसर्च भी हो रहे हैं इस पे। अच्छा, तो वो काम चलता रहे, लेकिन अपने विद्यार्थियों को मैं कोशिश करता हूँ कि इससे बाहर निकले, मेरी रचनाएं कम पढ़ें वो। क्या इसका भी रिस्क रहता है क्या कि स्टूडेंट्स पढ़ के गलियारे में मिलेंगे डिपार्टमेंट के, गुरुजी एक किताब थोड़ी सी वैसी थी, या इसमें ये दिक्कत है या वैसी दिक्कत है? मुझे लगता है कि 3rd ईयर तक ये बोध नहीं होता है। एमए के बच्चे पूछते जरूर हैं। अच्छा, एमए के बच्चे पूछते हैं? हाँ, जिन्हें मैं सीधा नहीं पढ़ाता, मैं तो ग्रेजुएशन को पढ़ाता हूँ। हाँ। लेकिन एमए के बच्चे जरूर पूछते हैं, या एमफिल वाले या पीएचडी वाले मुझे कस देते हैं। अच्छा। और जैसे कि क्या बोलते हैं आगे? जैसे मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थी, मतलब मुझे सबसे पहले, मुझे जैसे पेंसिल शॉर्पनर से होता है, तो वो मेरे शॉर्पनर है। वो पैना करते हैं? हाँ, पहली बार में वो ड्राफ्ट करते हैं, पूछते हैं। जैसे इसमें एक धर्म का मामला आया है, हाँ। तो एक विद्यार्थी ने मुझे एसएमएस किया कि ये धर्म आपके विजन की वजह से आया है या उपन्यास की परिवेश से ये पैदा हुआ है। मतलब इतनी शार्प रीडिंग है। फिर ये है कि शुरू का 15 अध्याय, अगर पूरे अध्याय हैं 27, तो शुरू का सुस्त है, आगे का फास्ट है, या कोई कहता है आगे का सुस्त है, पीछे का फास्ट है। तो विद्यार्थियों से एक जिंदा संबंध रहता है, ना केवल इन किताबों की वजह से, और भी बहुत सारी किताबें छपती रहती हैं, उस पर बातचीत होती है, तो वो मुझे जिंदा रखते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ उनसे संवाद करके नई नई चीज़ें समझने की, और मानक क्या हैं उनके अब, या किस तरह से बदले हैं आज के दौर में, वो मैं समझ लेता हूँ उन विद्यार्थियों से। अच्छा, आपकी इस किताब में जो एक केंद्रीय किरदार है, जो कई सारे लोग हैं, मतलब केंद्रीय किरदार एक बांटना सही नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत रोचक है, शैलेंद्र अमृत, जो वकील है। और उस वकील की कहानी ये है कि शहर के बीच से नाला गुजर रहा है, फ्लाईओवर गुजर रहा है, और मुर्दा जा रहे हैं शमशान, कुछ हो रहा है, तो उसको एक तो जैसे होता है ना, एक उसको लेकर वो भाव आता है कभी कभी मन में। जो मोहल्ले कुछ लोग होते हैं ना, नाली खुद रही तो हाथ बांध के देखने लगेंगे कि अरे क्या हो रहा है, ये सही से डालो लिंटर। लेकिन फिर उसकी वो चिंताएं हैं। क्या है अमृत वकील? अमृत दरअसल हम और आप है, वो पढ़ा लिखा नागरिक है। वो देख रहा है कि जो नाला अब खुद रहा है वो नया नाला और पहले से कोई नाला है जो अघोरी बाजार की ओर खुलता है, और ये नाला जो खुद रहा है, इसका जो टनल है वो गंगा में जाके गिरने जा रहा है, और वो चीज़ उसे बेचैन करती है। देखिए, मोहल्ले की समस्या से शुरू हुआ उपन्यास है, लेकिन उपन्यास के अंत में जब आप देखेंगे कि अमृत बीमार है और उसे धक्का दे रहा है कजरोटा उसके ऑटो को, तो वो नाला भर जाता है, पूरा इलाका बज बजा जाता है, वो आफत की पुड़िया बन जाता है, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान तब्दील हो जाता है। मैंने बस ये दिखाने की कोशिश की है कि आज़ादी के बाद लंबे वर्षों में भ्रष्टाचार की प्रैक्टिस इतनी स्पेस ले चुकी है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कि वो अंततः वही राष्ट्र की समस्या है। और कैसे एक महामारी जब आती है तो सारी चीज़ें मिलकर मनुष्य विरोधी हो जाती हैं। हम महामारी से लड़ें, नाले से लड़ें, भीड़ से लड़ें, ट्रैफिक जाम से लड़ें, जो एक सहूलियतें होती हैं लाइफ में, खास करके कस्बे और बड़े शहरों में, वो सारी की सारी हम खो दे रहे हैं। तो वो पूरा राष्ट्र में तब्दील हो जाता है वो पूरा दृश्य। तो मेरा कहना है कि अमृत की चिंताएं उस सड़क पर, उस गली की सड़क पर भी है जो राष्ट्र की चिंता में नोटिस नहीं ली जाती, जबकि राष्ट्र धूल में है, गली में है, पगडंडियों में है। जितना खेतों खलिहानों में है उतना हमारे आपके मोहल्ले में भी है। महंत कौन है इस कहानी में? महंत मतलब आपने भ्रष्टाचार वगैरह की बात की, इंक्रोचमेंट की बात की, तो महंत का इसमें जिक्र जरूरी है। देखिए, मेरे शहर में मैंने देखा है कि एक आप भोजपुर के हैं ना? हाँ बिल्कुल, पूरे भोजपुर का इलाका जो है उसमें एक जगह ऐसा है जहाँ मंदिर के बगल में एक 4 माला इमारत बन रही थी, और कोविड काल में ओवरनाइट उसे हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया,
और प्रचार क्या हुआ कि यहाँ के साथ साथ ये काला मंदिर का प्रसाद भी आपको मिलेगा जिससे कोविड ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो धर्म ने विज्ञान के साथ एकदम क्लब कर लिया और वो मार्केट इतना बड़ा फैला कि देखते ओवरनाइट देखते देखते मतलब वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया, उसमें डॉक्टर आने लगे, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आईसीयू वगैरह स्थापित हो गए 2 फ्लोर में और बिना लिफ्ट के, आप समझिए, और लाखों करोड़ों का बिजनेस शुरू हो गया। 1 लाख रुपए एक रात के बेड का हो गया, प्रति घंटे ऑक्सीजन का 5,000 रुपया मांगा जाने लगा। तो अचानक ये दुनिया खड़ी हो गई और उसके पीछे पूंजी काम कर रही थी। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो लोग जो इंतजार में रहते हैं उन्होंने अपना खेल किया कोविड में और स्टेट कुछ नहीं कर पाया उनका। और महंत की बात हो रही थी, तो महंत वही है, वही ऐसे ही लोग महंत हैं। वैसे ही है। महंत क्या है? अखाड़े का महंत है। इसलिए मैं चिता पे आ रहा हूँ। एक पंख वाला चिता है, एक बिना पंख वाला चिता है। एक ही तरह के कर्म करने वाले 2 लोग हैं। एक को आप घोषित करके गोली मार देते हैं और एक आपके पूंजीवाद में पच जाता है क्योंकि उसके पास कैपिटल है, और जो नंगा हो जाता है उसको घोषित करके आप गोली मार देते हैं। क्या घोषित करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर इस कहानी का एक और किरदार है, रजत उर्फ रज़ाक। और वो तो शुरुआती हिस्से में ही आता है उसका जिक्र कि वो रजत रज़ाक बन के क्यों रहता है। मैं तो ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि मतलब दर्शकों को आप बताएं ये रजत और रज़ाक बनने की कहानी क्या है, और उसके बाद उसकी जो परेशानियां हैं वो आपके वकील का किराएदार है, वकील से दोस्ताना बढ़ाना चाहता है, और वकील है, मतलब मैं क्या कहूँ, चालाक कहना नहीं सही होगा, वकील है। अपने जैसे पत्रकार को पत्रकार कहा जाएगा, पुलिस वाले को पुलिस वाला कहा जाएगा, और वकील को वकील। तीनों को लोन देने वाली कंपनियां लोन देने से बचती हैं, तो और मकान मालिक किराए पे रखने से। तो उसकी लड़ाई है। क्या लड़ाई है रजत की? रजाक क्यों रजत बना? देखिए सिद्धांत भाई, ये नागरिकता का ही कई रूप है। आपने बार बार इस उपन्यास में कई बार कहा है कि अमृत को चिंता है नागरिकता की। वो नागरिकता वो सशक्त नागरिक अपने आप को घोषित करता है और बार बार नागरिकता छीनने का उसको डर है। देखिए, एक स्टेट के भीतर जब अंतरधार्मिक शादियां होती हैं तो स्टेट कहता है कि हम आपके साथ हैं, आप अंतरधार्मिक शादी कर सकते हैं। लेकिन कोविड काल में किस तरह से कुटुंब नहीं है, क्लैन नहीं है दोनों पक्षों का, न रजत की तरफ से न ईशा की तरफ से, ऐसे लोगों का क्या हश्र हुआ, कैसे छोड़ दिया गया समाज में, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बताइए कहानी रजत की, थोड़ी क्या कहानी थी आपने जो जिक्र किया, अगर आपको ध्यान है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान है। अरे मैंने लिखा है तो ध्यान क्यों नहीं है। रजत किशोर जिसका बदला हुआ नाम है वो अब्दुल रज्जाक नाम है, और वो एक हिंदू लड़की से शादी करता है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना है। और वो भाग के उस काल्पनिक शहर में आते हैं। भाग के इसलिए आते हैं क्योंकि लव जिहाद जैसी एक चीज़ हवा में उछल चुकी है, और जो उसके ज़िले के लोग हैं वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का कत्ल कर दिया जाए। तभी जाके सौहार्द हो, इसलिए दंगा होना जरूरी है। हाँ, तो वो भागे हुए जोड़े हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की है कि उन भागे हुए जोड़ों का कोई रहनुमा नहीं, कोई स्पेस नहीं, और ऐसे में कोविड जब आता है तो क्या दुर्गति होती है। छुप कर डर डर के एक ही देश के भीतर 2 तरह की नागरिकता या 3 तरह की नागरिकता, हालांकि उपन्यास के अंदर मैंने कई तरह की नागरिकताओं की बात की है, लेकिन आप कह सकते हैं फिलहाल रजत के संदर्भ में कि 2 किस्म की नागरिकता को झेलते हुए वो जीवन जी रहा है, डरा हुआ, दबा हुआ, छिपा हुआ, दैनंदिन में। उधर घर वाले ढूंढते भी रह रहे हैं शहर दर शहर उसको। ये एक नागरिक का अपमान ही तो है। एक देश के भीतर वो डरा डरा घूम रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे लिए क्या हो सकता है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी एक नागरिक डरा हुआ अपने ही देश में घूम रहा है, और उसने कोई अपराध नहीं किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, सिवाय इसके कि उसने अंतरधार्मिक शादी की। ये बात आपके उपन्यास से बाहर भी लागू होती है? जी।
और एस अमृत का यही है कि वो बार बार कहता है कि हम नागरिक समाज हैं, उसे नागरिक होने का बड़ा बोध होता है, नागरिक समाज पर उसे गर्व है, इसलिए वो वैसे जजों की का उदाहरण देता है जिन्होंने अच्छे अच्छे गुंडों को अपने जिले में टांग दिया था। लेकिन अंततः वो घुटने टेकता है वहाँ। इस उपन्यास में दिखाने की भी कोशिश है कि कोविड काल में लोगों ने ठीक वहीं घुटने टेके हैं जिन चीज़ों से उन्हें नफरत थी। रजत घुटने टेकता है जिस हॉस्पिटल में महंत का, डॉक्टर घुटने टेकता है अपने ही कंपाउंडर के सामने, गजरौटा घुटने टेकता है उसी महंत के सामने। हर इंसान जिसके अंदर मूल्य है वो उसके सामने घुटने टेक रहा है जिससे नफरत कर रहा है। ये हमारे आधुनिक समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम जिससे नफरत करते हैं वहीं घुटने टेकते हैं। और कोविड ने इसको बहुत तेजी से मतलब झुकाया रीढ़ को। लेकिन ये मज़ेदार था, वो छोटा सा इंस्टेंस था लेकिन मज़ेदार था कि अमृत कैसे इनको कमरा देता है रज्जाक को, रजत को। क्या आधार कार्ड उलट पलट के देखता है क्या? हाँ, आधार कार्ड देखता है और वो नकली होता है, वो जानता है कि नकली है, लेकिन वो देखता है कि लड़की गर्भवती है और उसे बस किराए से मतलब है। उसे मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि अंतर्जातीय विवाह किया हुआ है। लेकिन उसकी पत्नी को दिक्कत है, लेकिन वहाँ इशू नहीं है। असली चीज है नागरिकता। और जो मंडल साहब की बहस है वो बार बार कहते हैं कि नागरिकता जो है सभ्यताओं का जाली चेहरा होती है, और बार बार अमृत नागरिकता की बात करता है। तो डॉक्टर मंडल कहते हैं कि जिस नागरिकता की तुम दुहाई देते हो वो मसाले वाले जहाज के साथ घोड़े के साथ लद के आया था इस देश में, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सेंस ये है। तो ज्यादा गर्व मत करो कि वो मसाले के जहाज के साथ आया। तब अमृत कहता है कि मैं इतना जानता हूं मंडल साहब की जिस मसाले वाले जहाज के साथ लोकतंत्र का घोड़ा लद कर आया था उसने अपनी पीठ पे बैठाकर सबको बराबर का नागरिक बना दिया और हम सब बराबर के नागरिक हो गए। लेकिन इस कोविड काल में मैं देख रहा हूं कि एक छूटी हुई नागरिकता पीछे रह जा रही है और वीआईपी कल्चर की नागरिकता आगे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे पूरे कोविड काल में कौन से लोग ज़्यादातर मरे हैं, आप महसूस करेंगे मरे तो सब हैं, लेकिन मरने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है जो थोड़े अभाव में, जिनके पास थोड़ी पूंजी है। भरसक उन्होंने कोशिश की, बहुतों ने बचा भी लिया, बहुत नहीं बचा पाए। लेकिन वर्ग का अंतर पूरे कोविड काल में आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। एकदम है, वर्ग का अंतर एकदम है। वो जो भीड़ ये लौट रही है लॉकडाउन में अपने घरों की ओर लौटती है, उसको ये पता है कि नौकरियों से सबसे पहले उन्हें ही निकाला जाएगा और अस्पतालों में सबसे आखिर में उन्हें ही भर्ती किया जाएगा, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। वो उस अर्हता को नहीं पूरा करते हैं। मजदूरियों ने सड़क पे बच्चे जन्म दिए और सूख के मर गए मजदूर और मजदूरनी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब मैंने पढ़ा था कि अकाल में हुआ था या भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय में हुआ था। लेकिन जैसा आपने ही मेंशन किया कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ये पलायन था और इसका कोई वैकल्पिक आधार नहीं दिया गया था, उन्हें मुहैया नहीं करवाया गया था, ये घोषणा कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी फिर से थरथराहट है प्रशासन के स्तर पे। चाइना से जो कोविड की सूचनाएं आ रही हैं, भारत में भी कुछ केसेस आ गए हैं। तो किसी भी रचना का लक्ष्य क्या होता है? वो यही होता है कि चीज़ें थोड़ी चेतना के स्तर पे सुधरें। खुदा ना खास्ता अगर वही स्थिति आ गई तो प्रशासन को कम से कम अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा और उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना होगा जिन्हें हम मजदूर और किसान कहते हैं। उन्हें हम सैनिटाइजर से नहलवाएंगे ना, इसका ज़रूर ध्यान रहे आने वाले समय में ध्यान रहे कि अगर वो हैदराबाद से पैदल पटना या बलिया जा रहे हैं तो उनके रास्ते में खाने पीने का कुछ इंतजाम हो। अव्वल तो पैदल जाएं ही ना। हाँ, अव्वल तो पैदल जाएं ही ना आए। मैं इसमें अब जैसे मैं किताब से बाहर भी थोड़ा चलूँगा बातचीत के उसमें। जैसे आपने कुछ
टर्म्स का जिक्र किया, मैं उन टर्म्स पे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें पूरी बातचीत को और जो सरल टर्म्स में ले जाएं। आपने इस पूरी बातचीत में भी एक दो बार क्रोनी कैपिटलिज्म और पूंजीवाद का जिक्र किया, तो पूंजीवाद को लेकर, क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर उसको समझाएं, मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा कि अब वो क्या है, नवीन अर्थों में क्या है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ परिभाषाओं में समय बीतने के साथ परिष्कार होते हैं। परिभाषाएं या तो जटिल होती हैं या परिभाषाएं थोड़ी और आसान होती हैं। तो अब के सेंस में वो पूंजीवाद क्या है, और वो पूंजीवाद क्योंकि अब ये देखिए इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं कि पूंजीवाद का विरोध ज़रूरी नहीं है, पूंजीवाद के साथ एक साहचर्य बिठाना ज़रूरी है, ये अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो क्या पूंजीवाद इतनी बुरी चीज़ है या क्या है, सोचते हैं आप एक लेखक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे? मैं तो देखिए लेखक और शिक्षक के रूप में थोड़ा सा बिंब पे और प्रतीकों में बात करूंगा। मान लीजिए आपको कुर्सी पे बैठने का आपने टिकट लिया है या टैक्स दिया है सरकार को, और आप सोफे पे लेटे हुए हैं, और आपको एक दिन बैठना है, आप 7 दिन से सोफे पे ही लेटे हुए हैं। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। बहुत सिंपल, कि जितना आपने टैक्स दिया है, जितना आपको अनुमति है, मान लीजिए आपको कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में रोज 100 बैरल तेल निकालने की इजाजत है, लेकिन आप सेटिंग करते हैं और 500 बैरल तेल निकालते हैं। केजी बेसिन की बात। हाँ, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझ गया। हाँ, समझने वाले भी समझ गए। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म। दूसरा देखिए, सरकार, मैं कभी भी वाणिज्य के विरोध में नहीं जाता। हम सब जानते हैं कि वाणिज्य के खिलाफ नहीं जा सकते भाई, कॉमर्स के खिलाफ, ट्रेड शुरू से हिस्सा रहा। लेकिन सरकारों ने सबसे बड़ी दिक्कत क्या की ना, संयोजक की भूमिका में वो आ गए। पहले नियंत्रक की भूमिका में थे, अब संयोजक की भूमिका में आ गए, और ये बहुत खतरनाक होता है। और सरकार ने लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरह से मतलब ये स्थितियां अपनाई, आप देखिए पूरे देश का खेल ही बदल गया है। आप मतलब सारी संस्थाएं हैं, लेकिन पीछे से वो प्रभावित हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आप भी जानते हैं। तो सरकार को अंततः ये सीखना होगा कि लोक कल्याणकारी नीतियां जिनसे लगातार वो पैर पीछे खींच रही है, इससे लंबे समय से जाकर भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए, मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन श्रीलंका में के जो राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में जो लोग नहा रहे थे, वो भी देशभक्त ही थे। ऐसी बात नहीं वो देशद्रोही थे। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कल्याणकारी नीतियां जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, मतलब केंद्र सरकार की या राज्य सत्ता स्टेट की जो होती है, हाँ स्टेट की होती है, वो श्रिंक कर गई है वहाँ पे। और हम लगातार कोशिश देखें कि श्रिंक कर रही है, और ये चीज़ जब बहुत बड़े अभाव में तब्दील हो जाएगी, तो आप समझिए कि मेरी कामना नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। हाँ, किसी राष्ट्र बिखरता है, पूरा सिस्टम बिखरता है एक बार। तो उस संदर्भ में मेरी चिंताएं हैं कि पूंजीवाद का अगर कोई विकल्प नहीं है, तो कम से कम इतना हो कि एक राष्ट्र के भीतर सरकार होने के जो निम्नतम अर्हता है, हस्तक्षेप, सबका पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, आपातकाल में तमाम तरह की सुविधाएं, वो कम से कम उपलब्ध हो। और थियरी में इसको कहाँ तक समझेंगे, व्यवहारिक स्तर में जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर वही है, यहाँ पे एक वो शिकायत का मेरा एक और पुलिंदा यहाँ पे मैं इस पे बांधूंगा यहाँ पे, कि ये फिर पूरा सब कुछ थ्योरी में ही रह जा रहा है क्या? ऐसा एक ये दिक्कत समझ रहे हैं आप? कि मुझे लगता है कि यार क्या हम लोग जब हम समान अवसर की बात करते हैं, ठीक है, समान अवसर में समान अवसर लोगों को भी और समान अवसर सभी लोगों को, मतलब देश का सारा बिजनेस दो समूह मिलकर संभालें, सही नहीं है। दुनिया भर का सारा खाना 3 कंपनियां मिलकर बांटें चलाएं, ये भी सही नहीं है। हमारे किचन में केवल 3 कंपनियों का काम हो, ये भी सही नहीं है। उसमें सबको मौका मिले, और ख़रीदारों में भी, नौकरियों पाने में भी सबको मौका मिले। लेकिन हम जब इस तरह की बातें करते हैं जब, तो वो मिला जुला के क्या आपको लगता है कि वो केवल बातों में ही बात रह गई, उसकी कोई व्यावहारिकता नहीं है? मैं इतना निराशावादी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि लगातार प्रैक्टिस में आप देखिए ना चाहते हुए भी आरटीआई लाना पड़ा सरकारों को, या मनरेगा जैसी चीज़ें अभी भी हैं। ठीक है, वे मजदूरी 178 रुपये से बढ़ाने की मांग लगातार
हो रही है और बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में चीज़ें सुधर रही हैं, गति धीमी जरूर है। तो ये केवल विचारधारा और किताबों की बात नहीं है, प्रैक्टिस में आप देखें कि नागरिकता ने एक सफ़र तो पूरा किया ही है। बस दिक्कत ये है कि हम जिस अंतिम आदमी या गांधी जिस अंतिम आदमी तक चिंतित थे, वो अंतिम आदमी अभी भी मर रहे हैं और लोकतंत्र की तमाम प्रैक्टिस के बावजूद भी वहाँ तक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। ये बड़ी चिंता है एक देश के भीतर। आप हिंदी पढ़ाते हैं, इस सवाल को लेकर मैं इस वजह से भी थोड़े अधिकार से पूछ सकता हूँ कि पत्रकार होने का दावा करने के साथ साथ मैं लेखक होने का भी कभी कभी दावा कर लेता हूँ, और वो दावा कितना पुख्ता है वो अलग है। तो मैं उस बहसों के केंद्र में रहा हूँ जो हिंदी में अक्सर होती रही हैं। हिंदी में जितनी लड़ाई लिखा भी है कई लड़ाइयों तो जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं मैं उनमें रहा भी हूँ शामिल। कई जगहों हिंदी की लड़ाइयाँ क्रिएटिव किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार नॉन क्रिएटिव, अधिकतर बार नॉन क्रिएटिव लड़ाइयाँ होती हैं हिंदी में। बहरहाल अभी पुरस्कार पे भी चल रही है। हाँ, पुरस्कार पे एक लड़ाई चल रही है, अभी साहित्य अकादमी पे ही चल रहा है। हाँ, वही बद्री नारायण को, हिंदी कवि को, जिनका हम लोगों ने किताब वाला भी किया था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उस पर हिंदी पे बहस शुरू हो चुकी है, बहस होती रहती है। तो अब लेकिन इसमें ना हिंदी विभागों को लेकर एक बातचीत होती है, जिससे आप मेरे ख्याल से, अगर मुझे नहीं लगता है कि आप अपरिचित होंगे उस बहस से, कि हिंदी विभागों में के बार ये बात होती है कि हिंदी विभागों में सिलेबस शायद परिष्कृत नहीं किया जा रहा है, या हिंदी विभाग से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, क्या उनकी वरीयता नौकरियां पाने में ही है कि वो नौकरियां पा लें या कुछ काम कर लें। एक लेखक के तौर पे, लेखक सृजन के तौर पे, कि लेखक आ रहा है सामने, एक नया लेखक आ रहा है, क्या वहाँ पे अभी भी हिंदी विभागों में और थोड़ी वर्जिश करनी बची है? इन आरोपों पे, इन सारी बहसों पे आपका क्या टेक होता है? आरोप आधे सही है। सिलेबस बनाना एक पेचीदा काम है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, आप समझिए कि 72 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, मतलब एकदम एक सिलेबस बनाना उस पूरी फ्रेटर्निटी, उस पूरे सिस्टम को देखिए आप एक बार। मैं अगर कहूँ तो सिलेबस बनाना एक पेचीदा काम है, और कई बार अतिरिक्त सेलेक्टिव होते हैं लोग, अपने दोस्त मित्र विचारधारा, और वैसे में कई बार सिलेबस बहुत कमज़ोर भी बन जाता है। हालांकि बाद में धीरे धीरे सुधार करते हैं, तो उसकी चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी नहीं है और उससे दिक्कतें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी को लेके ये बात जो आपने कही ना, वो मतलब 10 साल पहले कहते आप तो मैं सहमत होता। अभी क्या है, विद्यार्थी बहुत जागरूक है, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है, स्किल्ड हैं अब, और केवल हिंदी विभागों की नौकरियों के बहाने नहीं बैठे हुए हैं कि उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाए। वो कई क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। तो पहले जो विद्यार्थियों में एक खास तरह था कि विचारधारा के फॉलोअर होना चाहिए, झोला ढोना चाहिए, वो चीज़ टूटी है। अब जाके DOJ वो चीज़ टूटी है। पहले थी, अब नहीं। बाजार ने इतना स्पेस दे दिया है नए बच्चों को कि वो कई जगहों पे सेटल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जो हिंदी ऑनर्स पढ़ रहा है वो साथ साथ कंप्यूटर पे भी कुछ सीख रहा है। अगर वो MA कर रहा है हिंदी से, तो साथ साथ कुछ कार्टून एनिमेशन की चीज़ें सीख रहा है, कार्टून बनाना सीख रहा है। कुछ लोग पत्रकारिता भी करते हैं। पत्रकारिता बहुत सारी, एक बड़ी टीम अभी देखिए कि पत्रकारिता में जितना स्पेस लिया है हिंदी के लोगों ने, आप तक वो कितना बड़ा स्पेस जो है वो हिंदी विभागों ने भरा है पत्रकारिता का। तमाम मीडिया चैनल हों या डेस्क पे काम करने वाले लोग हों, तो दुनिया बड़ी हुई है हिंदी की और विद्यार्थियों की भी। लेकिन वही है, UPSC करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है अभी भी। अच्छा, UPSC के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रवीण जी कि UPSC की तैयारी हिंदी में हम करें कि ना करें, इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे आपसे बातचीत होती होगी बच्चों की? बिल्कुल होती है, और मैं तो कहता हूँ कि वो करें, क्योंकि एक तो भाषा का ज्ञान एक्यूरेसी देता है राइटिंग में, बोलने में। कई बार मैं महसूस करता हूँ, हालांकि कोचिंग वाले तैयारी करवाते हैं, लेकिन फिर भी मौलिक स्तर पे भाषा का ज्ञान जो है वो बहुत एक्यूरेसी लाता है, लिखने में भी और बोलने में भी। अवधारणाओं को विन्यस्त करता है दिमाग में, लिखने में भी बोलने में भी। तो जो लोग आप देखेंगे कि हिंदी से हैं, खासकर ऑनर्स लेकर वो आगे बढ़े हैं, वो शार्पली, जिसको कहते हैं ना, पल्लवन भी कर सकते हैं और संक्षेपण भी कर सकते हैं।
और यूपीएससी या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पल्लवन और संक्षेपण का खेल है कि आप किसी आंसर को या किसी विचार को या किसी मुद्दे को 300 शब्दों में कितना बढ़िया लिख सकते हैं और 30 शब्द में कितना बढ़िया लिख सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान तो बहुत जरूरी है इस मामले में। और यूपीएससी के लोगों को उठाना चाहिए, हिंदी को उठाना चाहिए। अब सब बिना संशय के, अगर आप चाहते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। अब दिक्कत यह है कि ऊपरी स्तर पे जिस तरह की दिक्कत है, एंटी हिंदी विरोधी चीजें काम कर रही हैं यूपीएससी में, तमाम होते हैं यूपीएससी में। बिल्कुल होते हैं। रिजल्ट देख लीजिए, मतलब 10% भी नहीं है हिंदी के बच्चों का। क्यों है भाई? और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कम पढ़ते हैं, एक माध्यम की वजह से वो वंचित हो जा रहे हैं। एक कविता है इब्बार रवि की, कौन सी? हम हिंदी में गलिया रहे थे, वो अंग्रेजी में मुस्कुरा रहे थे। तो ये दो दुनिया जो बनी है अभी, और जिसका निर्माण कम से कम 150 वर्षों के मैकॉले के शासन से लेकर अब तक हुआ है, इससे हमारी मुक्ति नहीं हो पाई है और वो हमारे बच्चों को मार रही है। अच्छा, ठीक है, हम हिंदी विभागों से हटके हिंदी साहित्य पे पूरा आते हैं। एक जो सिनेरियो है, एक जो भयानक यूजलेस किस्म की बहस का एक दौर है हिंदी में, वो तो है ही है। मैं यूजलेस एकदम मजबूती के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहसें हिंदी में यूजलेस ही होती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता, वो कोई क्रिएटिव एज नहीं देती हैं पूरी बहस को। बढ़िया पोलेमिक्स लिखने वाले हिंदी में बहुत कम बचे हैं इन दिनों, या तो हैं तो लिखते ही नहीं है पोलेमिक्स, सबके अपने अपने झमेले होते हैं मुझे लगता है। बहरहाल, लेकिन इस पूरे सिनेरियो पे आप क्या सोचते हैं? क्या हिंदी में इतनी सारी बहस, इतनी सारी सब कुछ के बावजूद लिखने पढ़ने का माहौल बचा है? लेखक क्या लिख रहे हैं? अच्छा लिख रहे हैं? लिखने वाले लिख रहे हैं, बहस करने वाले बहस कर रहे हैं, और जिन्हें फ़ोटो खींच के इंस्टा पे और फेसबुक पे डालना है वो भी अपना काम कर रहे हैं। बस ये है कि अधिकता हो गई है। मैं मतलब एक ज़रूरी तोड़फोड़ जिसको कहते हैं, नहीं वो नहीं है। मैं देखिए फेसबुक को लेकर कभी सीरियस नहीं रहा। अभी मैंने वो तो बहुत नॉन सीरियस मीडियम है। हाँ, लेकिन उसमें जो बहसें भी हैं उसमें मुझे लगता है 30% को अगर अलग कर दें तो 70% बेमानी है। और मैंने तो बहुत अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया था जिससे बड़ा विवाद हुआ था। क्या हुआ था? कि फेसबुक जो है वो झूठे लेखकों और झूठे पाठकों का गर्भगृह है। उसमें बिना पढ़े हुए हम लाइक और कमेंट कर देते हैं, वाव लिख देते हैं, अद्भुत लिख देते हैं, और लेखक भी उन पाठकों के प्रति बहुत सजग नहीं है, वो लाइक्स पे और कमेंट पे ही चल रहा है। किताबें लिखी जा चुकी हैं प्रवीर जी, किताबें लिखी गई हैं, लोगों ने फेसबुक पोस्ट लगाए, उन पे लाइक जितने आए फिर वो किताबों में चले गए। वो फेसबुक पोस्ट के संकलन से किताबें लिखी गई हैं हिंदी में। किताबों का क्या मतलब ऐतिहासिक महत्व है ये तो मुझे अभी तक पता नहीं चला। मुझे लगता है कि राइटिंग एक बहुत सीरियस कर्म है। अगर हल्का फुल्का व्यंग भी लिखना होता है तो उसके पीछे एक मतलब गंभीर दिमाग काम कर रहा होता है। आप मनोहर श्याम जोशी या मध्य प्रदेश हिंदी के इतने बड़े व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी, ये मामूली तीक्ष्ण बुद्धि के लोग नहीं थे, लेकिन राइटिंग को ही मजाक बना के छोड़ दिया, ये अलग चीज़ है। फेसबुक ने राइटिंग मजाक नहीं है। फेसबुक की दुनिया संपादक विहीन गलतियों से, मैं मानता हूं कि संपादक विहीन है, संपादक विहीन गलतियों का पुलिंदा है, जिसकी गलतियों को लेकर लेखक को कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि वो मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट पढ़ चुके होते हैं। और वो दुनिया ऐसी है, मतलब आप समझिए कि वो संपादक विहीन, संपादन विहीन है। वो दुनिया आपको इतनी इम्यून बनाती है संपादकों के प्रति कि आपको फिर संपादन पसंद नहीं आता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ब्लॉग के जो मॉडरेटर हैं वो चाहते हैं कि आलोचक मर जाए और आलोचकों की जगह मॉडरेटर को सेंटर में रख दिया जाए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो जाए। अभी ऐसी भी दुनिया चल रही है कि मॉडरेटर महत्वपूर्ण है, आलोचक का कोई मतलब नहीं है। जबकि आलोचना हम सब जानते हैं कि किसी भी रचना को मतलब ये मजबूत बनाती है, और उसे ही नहीं, जो लोग पढ़ते हैं उनके विचार को भी और मजबूत बनाती है। तो ये एक दुनिया अभी निर्मित हुई है, लेकिन थोड़े कोलाहल के बाद शांत हुई, क्योंकि देखिए इन सब के बावजूद कुछ पेजेस हैं जो जैसे समालोचन ही देख लीजिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, अरुणदेव चलाते हैं। हाँ, अरुणदेव चलाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। बाकी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, क्योंकि सबके हाथ में लैपटॉप है, सबके हाथ में एंड्रॉयड है, फ़ोन है। तो गांव में जो अलाव अगर आपने तापा होगा मोहल्ले और गलियों में, बोरसी, तो बोरसी नहीं, अलाव जहाँ 8-10 लोग बैठते हैं, वो वाला,
तो गांव में मुझे लगता है 15-17 ठीहे होते हैं जहां अलाव तापा जाता है और 8-10 लोग मिलकर बैठते हैं। तो 17 अलाव हैं मान लीजिए गांव में, तो मान के चलिए कि आपने फेसबुक में अलावों की संख्या ज़्यादा कर दी है, तो अधिकता आपको दिख रही है उसमें। कौन लिखता पढ़ता दिख रहा है इस पीढ़ी में आपको? इस मतलब हाँ, अपनी पीढ़ी में मत बताइए, मिला जुला के अभी जो लग रहा है कि यार ये 7-8 लोग, ये 4-5 लोग, या ये 1 लोग, या कोई भी नहीं लगता तो भी नहीं कोई नहीं, दिक्कत देखिए नहीं? जैसे अभी मैं आशुतोष जी हिंदी विभाग में है, संजीव कुमार देशबंधु कॉलेज, अपूर्वानंद, डीयू से बाहर भी आइए थोड़ा। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी अब ठीक है। अखिलेश अखिलेश, हाँ, लखनऊ। जी जी, बीएचयू में आशीष त्रिपाठी, पटना बहुत पढ़ता है, और अभी भी मुझे लगता है कि अरुण कमल जितना पढ़ लेते हैं। और आपके दाता पीर के लेखक ऋषिकेश सुलभ, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। चंदन पांडे भी अच्छा पढ़ते हैं और वो दिखता है। अनिल यादव भी खूब पढ़ते हैं। पटना में आप गए और आलोक धनवा को आप भूल गए। मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ आपकी लिस्ट में। आलोक धनवा जी अभी बीमार चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, लेकिन 1-1.5 साल से। तो मैं मिला हूँ, ये उपन्यास भी बीच में दिया। कुछ उनको चोट चपेट भी आई हाँ थी। हाँ, तो वो है, लेकिन पटना ओवरऑल वहाँ की आबादी ठीक ठाक पढ़ती है। मतलब उतना मैंने लखनऊ, हाँ, पटना में काफ़ी तोड़फोड़ हो रही है। पढ़ने वाले लोगों की संख्या पटना में ज़्यादा है। लेखकों में मैं एकदम लिखने वालों की बात कर रहा हूँ, जो अभी लिख रहे हो, इनका काम आ रहा हो सामने। कुछ दिखता है ऐसा नाम सामने, जो 2-4 नाम अभी हों कि ठीक ठाक रच ले रहे हैं? ठीक है, बहस तलब हो, विवाद हो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मेहनत है उनके काम। पता नहीं, मुझे लगता है कि अपने से जो थोड़े से सीनियर हैं उन्हीं को लेके मैं थोड़ा आशान्वित। हाँ, बाकी अपने समकालीनों को लेके तो मुझे लगता है उतनी किताबें तो मैं भी महीने में या साल भर में उलट पुलट देता हूँ। लेकिन हाँ, जैसे योगेंद्र आहूजा, योगेंद्र जी, हाँ, बहुत सॉलिड पढ़ते हैं रचनाकारों में। या हितेंद्र पटेल, मतलब रचनाकार तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो अच्छा पढ़ रहे हैं। जेएनयू में भी पढ़ने लिखने वाले लोग 2 लोग 3 लोग हैं। मतलब मुझे जो मेरे साथ जो संवाद में हो, गरिमा श्रीवास्तव का इधर राइटिंग बहुत अच्छा जा रहा है। नए लोगों में पंकज घोष, मैं नाम भूल रहा हूँ, विनीत कुमार, मिहिर पांड्या, ये 3 लोग अच्छा पढ़ते हैं। तो इतनी ही दुनिया है, बाकी कौन कितना पढ़ रहा है ये तो मतलब एक बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता। दूसरा ये है कि फेसबुक पे किताबें पोस्ट कर देने को मैं पढ़ना नहीं मानता, जब तक पे कि कायदे से उस पर कोई बात ना लिखी गई हो, उस पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है जिसमें आप दूसरों को लाभान्वित ना कर पाए। हाँ, मतलब आपका टेक क्या है, हाँ, यही बता दे कम से कम। हाँ, यही बता दे कम से कम। लेकिन ये है कि पिछले 5 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने की कैपेसिटी सबकी घटी है। रीडिंग क्षमता जिसको हम कहते हैं, वो सबकी घटी है। और चाहे अनचाहे रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कच्चा बादाम वाला लेखकों में आ गया क्या मामला? नहीं, ये इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप कब तक उसको मतलब अवॉइड करेंगे? हाँ, चलते चलते आप कोई गाना एक देख लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी मैंने वो गाना, वो डांस देखा जो पाकिस्तान की लड़की वो डांस, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाला। हाँ, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गाना बढ़िया लगता है मुझे, डांस नहीं सही लगता है। नहीं, वो शोर इतना हो गया कि मैं देखूं कि क्या है मामला, देख ले। तो हमारे जैसे लोग जो कभी नहीं मतलब उस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, अच्छा ये है। अब उसके बाद कोई दूसरी वीडियो आ जाती है। अब वैसे वैसे में आपका पता चलता है कि 40 मिनट बैठे बैठे आपने निकाल दिए। ये पहले नहीं हुआ था। हाँ, मतलब ये हो गया, रील्स देखते देखते आप मतलब पॉटी करने गए, वहाँ पे ही आपने 45 मिनट लगा दिए और पता नहीं चलता है वो। जबकि वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। हाँ, लेकिन हाँ, रील्स ने गलत प्रभाव, मतलब मुझे लगता है कि देखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ी है। इंगेज भी ज़्यादा कर लिया, लोगों को मोबाइल कंज्यूम करने लगे। नहीं, इससे पढ़ने की क्षमता घट गई है ना, एकदम घटी है, ये मैं कह रहा हूँ। और ये मैं खुद अपना ही देख रहा हूँ कि 5 साल पहले जिस क्षमता के साथ मैं बैठ के निपटा देता था, वो क्षमता आधी हो गई है मेरी। आयोजनों पे क्या सोचते हैं हिंदी के? हिंदी में आयोजनों के नाम पर, आयोजनों पे ये भी आरोप लगते हैं, और आज से नहीं लंबे समय से लग रहे हैं कि हिंदी के आयोजन और हिंदी के विभागों पर भी कहा जाता था
नामवर सिंह के समय से लेकर सबसे फिर कहा जाए, मतलब वो गढ़ों और मठों की पूरी जो भाषा है। मुझे लगता है कि आयोजन होते रहने चाहिए। अब बाजार का विरोध करते करते आप आयोजनों का विरोध, फिर हिंदी का विरोध, उसके बाद मातम में तब्दील कर दीजिए कर्मकांड में विश्वविद्यालयों को या हिंदी के कार्यक्रमों को, ये भी ठीक नहीं है। एक बड़ी दुनिया अब आ चुकी है और छोटे कस्बों से लेके बड़े शहरों तक आयोजन भी हो रहे हैं, पुस्तक मेले भी लग रहे हैं, किताबें खूब खरीदी और बेची जा रही हैं। इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोजन को लेके मुझे समझ में नहीं आता कौन लोग विरोध में हैं, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया को, हिंदी की दुनिया को देख रहा हूँ कि इफ बट के साथ इस आयोजन में नहीं तो उस आयोजन में वो जरूर शिरकत कर रहे हैं। तो आयोजन जितने भी हों, उत्सव जितने भी हों किताबों के नाम पे, वो होते रहें, ये अच्छी चीज़ है। ये एक संस्कृति का रूप ले लें, मतलब नए समय की, इसमें क्या गलत है। किताबें जितनी छपे कम है, किताबें जितनी बिकी कम है, क्योंकि कसाईगिरी तो है नहीं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा हार्श टर्म है वो कसाईगिरी वाला, मैं यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है इसलिए मैं कहूँगा हाँ ठीक है, थोड़ा सा तल्ख टर्म हो गया उसे इस तरह से मैं लेता हूँ कि किताबें अंततः आपको युद्ध के लिए, हिंसा के लिए, बहस के लिए, विवादों के लिए सब नहीं, कम से कम हिंसा और युद्ध के लिए आपको नहीं उकसाएंगे। और इन थियरी आप हिंसा, हत्या, युद्ध मतलब थोप ही नहीं सकते किताबों के माध्यम से। तो एक बड़ी दुनिया है, डेमोक्रेटिक दुनिया, और भाषा में हिंसा को और युद्ध को नैतिक और सही साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो भाषा ही साथ नहीं देगी। हेलो प्रवीण जी, बातचीत के आखिरी दौर में है, मैं एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे। ये है कि लेखकों की प्रक्रियाओं के बारे में, लेखन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग क्या होती है लेखक की? मतलब अगर आप, मतलब ट्रेनिंग तो कई तरह के स्कूल्स होते हैं, कई लोग खुद से इनोवेट करके लिखते हैं, कई लोग घूमते फिरते सीखते हैं, कोई लोग पढ़ते सीखते हैं, कोई लोग पढ़ाते सीखते हैं, तो अलग अलग किस्म के स्कूल्स होते हैं। अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए। और मैं चाहता हूं कि जो नवप्रवेशी लेखन कर रहे हैं, जो अपने 4 लाइनों को एक ठो नोटपैड में लिख के स्क्रीनशॉट लग के इंस्टाग्राम पे लगा दे रहे हैं, और उस तरह की चीज़ें ना हों, और बाकायदा सेल्फ ट्रेन करके भी अगर आना चाहें वो, तो क्या करें? थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था हिंदी ऑनर्स हिंदू कॉलेज में, तो निर्मला के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। अच्छा। वो भी सिलेबस में लगा हुआ था। अच्छा। केवल एक उपन्यास वहीं पढ़ के आया था। अच्छा। मुझे लगता है कि मुझे मतलब लिखने के लिए जो सामग्री मिली वो कविताओं ने बहुत दी। किसी भी लेखक, मुझे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लेखक होने के लिए एक अच्छा पाठक होना जरूरी है, खासकर कविताओं का, क्योंकि कविताओं में जो बारीकी है और जिस तरह से आपको पकड़ती है, और एक ही तरह के इमोशन में लगातार, जैसे वर्लपूल में कपड़े या भंवर में फंस जाते हैं, मन आपका फंसाए रखती है। उससे क्या होता है, एक खास तरह की ट्रेनिंग हो जाती है कविताएं पढ़ने से। वो चीज़ आपको लंबे समय में जाके पे करती है और ज़बरदस्त करती है। तो लेखक होने के लिए पाठक होना, और ख़ासकर कविताओं का, अच्छी कविताओं का पाठक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डूबे हुए नहीं रह सकते चेतना के स्तर पे किसी भाव से, तो आप निकाल भी नहीं सकते। ये एक परस्परता में निर्मित होती है। जैसे कई बार मैं खाली हो जाता हूँ, 1-2 पैराग्राफ लिख लिया तो 10 दिन 20 दिन मैं कविताएं उठा लेता हूँ, कुछ कहानियाँ उठा लेता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सुकून कविताओं में मिलती है। और ख़ासकर बड़े रचनाकारों की यही पहचान है कि आप जब भी जाइए आपको नया देंगे। जैसे आज भी मैं निराला को उठा लेता हूँ, और आज भी मैं श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी की पढ़ी हुई कविताएं, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह की पढ़ी हुई कविताएं दोबारा पढ़ता हूँ। तो कई बार आपको, तो वो फिर आपको साद्र करती है भीतर से। तो उस साद्रता ही अंततः रचना की निर्मित करती है। तो एक जिसे कहते हैं कि एबिलिटी, लिखना है तो पढ़िए, पहले पढ़ना होगा। मतलब बिना पढ़े हुए लिखने का
कैसे कोई लिख लेता है ये मैं सोच ही नहीं सकता। होंगे महापुरुष जो लिख लेते होंगे बिना पढ़े हुए, लिखते ही होंगे। हाँ लिखते ही होंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि पढ़ने से अंदर भरता है, मतलब केवल दिल के स्तर पे नहीं, चेतना और दिमाग के स्तर पे भी, तब आपकी राइटिंग में थोड़ी जान आती है, नहीं तो वाक्य बहुत लड़खड़ाए हुए से होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या उन लेखकों को इन रचनाओं के साथ साथ देश काल को भी थोड़ा समझना जरूरी है, अखबारों को, खबरों को भी देखते रहना, छानते रहना जरूरी ये है। तो बहुत जरूरी है। कई बार लोग, मतलब मैं इधर देख रहा हूँ कि क्योंकि इतिहास आपका ही उपन्यास मतलब कोविड से एकदम लॉकडाउन, सेकेंड वेव, उस पूरी त्रासदी के बीच में है। अपने अपने जो आपने भोजपुर का उदाहरण दिया, जी, तो वो देशकाल की ट्रेनिंग से ही आया है, उसको उसका इस्लाह लेते रहने से आया होगा। देश काल की ट्रेनिंग केवल अखबारी स्तर पे नहीं, हाँ। अवधारणा के स्तर पे है। मैं देख रहा हूँ कि इतिहास और अर्थव्यवस्था के इतिहास भारत का जो ठीक से नहीं जानता वो रचना में लड़खड़ा जा रहा है। किसी भी रचनाकार को नए या पुराने उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल महान, आप देखेंगे कि लड़खड़ाहट वहाँ है जहाँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान को लेके, उसकी बड़ी आबादी की सोच को लेके, उसके इतिहास को लेके अगर आप थोड़े सजग नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो लड़खड़ा जाते हैं रचना में लोग, क्योंकि वाक्य विन्यास तक असर डालती है इतिहास का बोध। और अर्थव्यवस्था का जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उससे बहुत भीतरी स्तर पे जुड़े नहीं हैं तो पात्र संवाद नहीं रच सकते। मतलब मैं अपने स्तर पे तो यही महसूस कर पाया हूँ। तो यही है। आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को 4-5 वो किताबें जो आप इन दिनों पढ़ रहे हों या पढ़ी हों आपने पहले ही कभी, और वो सुझाना चाहें कि वो पढ़ें, ज़रूर पढ़नी चाहिए, उनकी रीडिंग लिस्ट में किताबें हों। देखिए, एक तो बेसिक किताब मैं मानता हूँ कि बिपिन चंद्रा ऐसे बोलते हैं, विपिन चंद नाम है। भारत यूपीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं। हाँ हाँ, वो बिना यूपीएससी वाले भी बता रहा हूँ। भारत में, आधुनिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, वो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर मतलब व्यक्ति को, कम से कम नागरिक के स्तर पे मैं कह रहा हूँ, विद्यार्थी के स्तर पे ही नहीं। एक किताब है डेनियल बेल की, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वो आपके अभी तक की अर्थव्यवस्था को फिक्स कर देती है कि वो बढ़ किधर रही है और ये चेंज आया कहाँ से है। हालांकि उसमें उदाहरण सब यूरोप के हैं, लेकिन भारत में उदारीकरण का जो दौर है, और उस किताब को जब मिलाएंगे, हालांकि वो 72 में आई थी, तो आप बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी देख सकते हैं। ये दो किताबें तो मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि इनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक किताब दर्शन को लेके है, विश्वनाथ नरवणे की किताब है, वो पढ़ी जानी चाहिए। मतलब किताबें तो कई हैं। मैं फिक्शन में अगर कहूँ तो मनोहर, मुझे आप किताब बता रहे हैं तो आपका एक वक्तव्य याद आ रहा है, कुछ आयोजन में मैं भी था, मेरा सेशन दूसरा था, आपका सेशन दूसरा था। हाँ, इसमें आपने कहा था कि मैं आपको 3 किताबों का नाम बताऊंगा, एक का तो मतलब है इस वक्त से, बाकी 2 के नाम डराने के लिए बता रहा हूँ। आपने कहा था। नहीं, नेम ड्रॉपिंग का तो बहुत खतरा है हिंदी की दुनिया में, इसीलिए मैं डरा रहता हूँ। मतलब लोग नाम लेते हैं, मोपाशा वगैरह मैं पकड़ लेता हूँ भाई चलो कहानी, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ नाम लेते हैं तो थोड़ा, खैर मैं किताबों पे आता हूँ। जी। काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, और मध्य प्रदेश के इतने बड़े, मतलब देश के सबसे बड़े राइटर हैं अभी जीवित, तो मुझे लगता है गद्य लेखन में काशीनाथ सिंह के बाद दीवार में खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल। मतलब तो छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में, मतलब मरने से पहले जिन मैं 5 किताबों को पढ़ने की, दीवार में खिड़की रहती तो जरूर पढ़ना चाहिए। दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, कश्यप मनोहर श्याम जोशी की, काशीनाथ सिंह का, प्रेमचंद के फटे जूते ही पढ़ने चाहिए। हाँ वो भी ठीक है, और काशीनाथ सिंह की काशी का 80। ये हमारी जो अभी की दुनिया है वो कैसे अभी बनी है, उसकी पृष्ठभूमि में ये किताबें बहुत काम करेंगी। तो यही 4-5 किताबें मुझे, वैसे फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी फहरिस्त, लेकिन मेरे दिल के करीब है ये सब। तो प्रवीण जी, आप किताब वाला में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी ख़ास पेशकश किताब वाला।
इस बार मतलब हम एपिसोड एंड करते करते फिर से आपको याद दिलाएं, इस बार हम अमर देशवा पे बात कर रहे थे, जिसका सब टेक्स्ट है व्यवस्था के तिलिस्म में नागरिकता का आख्यान। प्रवीण जी ने इस किताब को लिखा है और राधा कृष्ण पेपरबैक से ये छपी हुई है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बिल्कुल। हाँ, तो किताब वाला के अगले अंक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।